Hello students, my name is Atisha Jhaje. I am a lecturer of Government Polytechnic College, डोंगरपुर। आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ME301 का यूनिट नंबर 2 रेफ्रिजरेशन सिस्टम का 9th पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग COP, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें हम कुछ वैसे इसमें methods of improving COP of vapor compression cycle consist of 4 processes, that are by using flash chamber, second by using the accumulator or pre-cooler, third by subcooling of liquid refrigerant by using vapor refrigerant, fourth subcooling the liquid refrigerant by liquid refrigerant, and fifth subcooling the liquid refrigerant by external cooling source। हमारे सिलेबस में 4 मेथड्स हैं टू इम्प्रूव COP, दैट आर उनमें से मैं 2 आज डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें फर्स्ट है फ्लैश चैम्बर और सेकंड है सब कूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय यूजिंग वेपर रेफ्रिजरेंट। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग फ्लैश चैम्बर बिटवीन द एक्सपांशन वाल्व एंड द इवापोरेटर। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, यह है एक्सपांशन वाल्व और यह है इवापोरेटर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मैंने एक फ्लैश चैम्बर लगाया है। फ्लैश चैम्बर को हिंदी में बोलते हैं स्फुर कक्ष। ठीक है, तो क्या होता है, जब हाई प्रेशर वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंडेंसर यानी कि संघनित्र से पास होता हुआ एक्सपांशन वाल्व से गुजरता है, तो जो रेफ्रिजरेंट है उसकी कुछ मात्रा वाष्पित हो जाती है। ठीक है, तो ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट का आंशिक वाष्पन फ्लैश कहलाता है। ठीक है, तो जब कंडेंसर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट, हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपांशन वाल्व की तरफ आता है, तो उसका कुछ भाग वाष्प में यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस वेपर को स्फुर कहते हैं। ठीक है, यानी कि फ्लैश कहा जाता है। ठीक है, तो एक्सपांशन के टाइम निर्मित इस प्रकार की वेपर प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न करने की दृष्टि से किसी काम की नहीं होती। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो वेपर आई है, ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये अननेसेसरी वेपर प्रोड्यूस हुई है, तो हम इसे वाष्पित्र में नहीं भेजकर बीच में एक फ्लैश चैम्बर लगा के इसे डायरेक्ट कंप्रेसर यानी कि संपीड़क में भेज देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो वाष्पित्र इवापोरेटर में जाने वाली जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो ये इवापोरेटर है उसका आकार कम हो जाता है, यानी कि हमें बड़े इवापोरेटर की जगह छोटे इवापोरेटर से भी हम इसका सिस्टम को फ्रूटफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसमें पावर लॉस भी नहीं होता है और जो इसकी COP है वो भी वही कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक है, सो इस तरह से हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने माना कि 1 kg लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से पास हुआ। ठीक है, इसमें लिक्विड और कुछ मात्रा में वेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैश चैम्बर में आकर इकट्ठा हो गया। फ्लैश चैम्बर के यहाँ पर क्या करते हैं, जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो माना कि x kg वेपर रेफ्रिजरेंट है, उसे हमने कंप्रेसर में दे दिया। ठीक है, तो बची हुई कितनी लिक्विड बची, 1 - x। ठीक है, तो 1 - x लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में चला गया। ठीक है, उसके बाद ये वापस यहाँ से 1 - x लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया और x वेपर से मिक्स होके वापस कितना हो गया, 1 - x + x, तो कैंसिल हो गया x और x, बचा कितना, 1 kg रेफ्रिजरेंट वापस कंप्रेसर में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्लैश चैम्बर काम करता है। ठीक है, हम इसे पेज डायग्राम में भी समझ सकते हैं। इसमें एक्सपेंशन वाल्व और इवापोरेटर के बीच में यहाँ पे हमने फ्लैश चैम्बर रखा है। ठीक है, तो फ्लैश चैम्बर में क्या होता है, x kg की जो वेपर है वो फ्लैश चैम्बर से सीधे कंप्रेसर में चली जाती है। ठीक है, तो जो इवापोरेटर में जो जाती है वो कितनी बचती है, 1 - x kg लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही इसमें बचती है। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्लैश चैम्बर
COP को इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है। सेकंड प्रोसेस है बाय सबकूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बाय यूजिंग वेपर रेफ्रिजरेंट। ठीक है, यानी कि द्रव प्रशीतक का वाष्प प्रशीतक द्वारा अवशीतलन। ठीक है, यहाँ पे आपको pH एज वेल एज इसका सरल संतृप्त चक्र यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं, हम जैसे कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि कंडेंसर से निकलने वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर वाष्पित्र से बाहर आने वाले वेपर रेफ्रिजरेंट के तापमान से थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, ये हमें पता है। तो कंडेंसर से जो निकल रहा है लिक्विड रेफ्रिजरेंट, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेपर रेफ्रिजरेंट जो कि इवापोरेटर से निकला है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंडेंसर से जो ये बाहर आ रहा है लिक्विड रेफ्रिजरेंट, उसको हीट एक्सचेंजर से पास करते हैं। यहाँ पे हमने एक बीच में हीट एक्सचेंजर लगा दिया है। ठीक है, हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, हीट एक्सचेंजर में ठंडा करके इसको अवशीतलित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए वाष्पित्र से बाहर आने वाली जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको शीतलन माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया, ये हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया। ठीक है, और ये यहाँ पर हीट एक्सचेंजर के द्वारा यहाँ पर ठंडा हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व में गया और फिर यहाँ पे इवापोरेटर से होता हुआ वापस ये यहाँ पे हीट एक्सचेंजर से पास हुआ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इसे यहाँ पे इसकी हीट जो यहाँ पे हमने पास की थी वो इसको यहाँ पे मिल गई। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ पे कंप्रेसर में चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार हीट एक्सचेंजर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट अपनी जो ऊष्मा है वो वेपर रेफ्रिजरेंट को दे देता है। तो इस प्रकार लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट द्वारा अवशीतलित किए जाने वाले इस चक्र के विश्लेषण से हम ये देखते हैं कि सरल संतृप्त चक्र की तुलना में समान प्रशीतन प्रभाव हेतु आवश्यक शक्ति की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका COP कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा नुकसान भी है इस चक्र को, इस हीट एक्सचेंजर को यूज़ करने के कारण, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पे इस प्रणाली का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम pH डायग्राम में भी देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अवशीतलन हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसकी सबकूलिंग हो रही है। ठीक है, सो फ्रॉम द प्रोसेस यहाँ से 2 डैश यहाँ गया। ठीक है, तो 2 डैश यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी ये यहाँ पे सुपर हीटेड स्टेट में है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सबकूलिंग जो क्या बोलते हैं हीट एक्सचेंजर है, ये अपनी ऊष्मा त्याग देता है। तो उस वजह से जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो सुपर हीटेड स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पे ये सुपर हीटेड स्टेट में आ गया। ठीक है, इसका ओरिजिनल pH डायग्राम था 1 2 3 4। ठीक है, हीट एक्सचेंजर के कारण इसका डायग्राम क्या हो गया, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। ठीक है, तो इस तरह से इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट अपनी ऊष्मा वेपर रेफ्रिजरेंट को दे देता है तो इसका जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो सुपर हीटेड स्टेट में आ जाता है, उसका अति तापन हो जाता है, तो वो यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। फिर इसका कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में कंप्रेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 3 डैश से यहाँ पे 4 पर इसका कंडेंसेशन होता है। यहाँ से 3 डैश टू 4 यहाँ पर इसका कंडेंसेशन हुआ। ठीक है, चूँकि यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है तो फ्रॉम द प्रोसेस 4 to 4 डैश यहाँ पे सबकूलिंग होती है, जिसे कहते हैं अवशीतलन। ठीक है, तो ये 4 to 4 डैश यहाँ पे सबकूलिंग हो जाती है। ठीक है, और सबकूलिंग के बाद इसका एक्सपेंशन होता है एट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो 4 डैश से 1 डैश तक यहाँ पर एक कांस्टेंट एंथैल्पी पर एक्सपेंशन होता है, फिर 1 डैश से 2 तक इसका इवापोरेशन होता है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 डैश to 2 इसका इवापोरेशन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये साइकिल रिपीट होती रहती है।
ठीक है, तो आज हमने 2 मेथड्स पढ़े। अगले 2 मेथड हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इन दोनों मेथड से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।